हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। देखिए, हमने एनसीईआरटी के अंतर्गत जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज शुरू की थी। हमारे 3 पार्ट उसमें हो चुके थे भाई, 3 पार्ट हमारे हो चुके थे। और इस लेक्चर सीरीज में हम जो कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस है वो डिस्कस कर रही हैं, और वो भी विशेषकर 9th और 10th क्लास का जो हम मैटर है उससे इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। वो क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था, सेकंड टॉपिक चल रहा था अम्ल और क्षार, यानी कि एसिड और बेस। इससे संबंधित हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 75 के बाद में आगे के 76 से नंबर लेकर के 100 क्वेश्चन तक आज इस लेक्चर में देखेंगे, यानी कि ये हमारा चौथा पार्ट रहेगा। और इसके साथ में आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा भाई। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बायोलॉजी पहले करवाओ, तो अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे, बायोलॉजी वाला पोर्शन पहले करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन करवा देंगे। तो अभी ये लेक्चर हमारा इस लेक्चर के साथ में एक कंप्लीट हो जाएगा भाई। 75 नंबर का क्वेश्चन हो गया था। अभी 76 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। जैसे हम बात करें, जैसे HCl है और साथ में हमने NaOH की क्रिया करवा दी। ये भाई आपका क्या हो जाएगा, एसिड है, और ये आपका हो जाएगा भाई बेस है, यानी कि ये अम्ल है और ये क्षार है। इनकी क्रिया करवाई तो ये क्या करेगा भाई, H+ आयन देगा। ये H+ आयन जाकर के इसके साथ में जुड़ जाएगा। ये क्या बना लेगा, एक तो H2O बना लेगा भाई, ठीक है। और ये Cl इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये NaCl बना लेगा। यानी कि H+ देने की जो क्षमता होती है वो अम्ल के पास होती है। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। इसमें पूछ ले कि H+ ग्रहण करने की क्षमता किसकी होती है, क्षारक की होती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 78 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गलत कथन की पहचान करनी है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा कि क्षार जो होता है ये मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। देखिए, आपको पता है भाई, जो सूचक होते हैं उनसे हम पता करते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा बेस है। जैसे लिटमस वाला तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लिटमस पेपर, अगर नीला लिटमस है तो उसको लाल कर देगा कौन, अम्ल कर देगा। अगर लाल लिटमस है तो उसको नीला कौन कर देगा, क्षार कर देगा। तो यहाँ पर ये अलग दे रखे हैं थोड़े से जो सूचक हैं। ये क्षार जो होता है ये मिथाइल ऑरेंज की जब बात करते हैं तो इसको पीला कर देता है भाई। तो ये बिल्कुल सही है भाई। इसके बाद में देखिए, अम्ल जो होता है ये मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता भाई। क्षार पीला करता है और अम्ल इसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में अम्ल जो होता है ये फिनोप्थोलिन, जो कि एक प्रकार का क्या है भाई, फिनेप्थलीन जो है ये एक प्रकार का क्या है, सूचक है। इसके रंग को नहीं बदलता भाई, अम्ल नहीं बदलता। इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है, अम्ल का फिनोप्थलीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षार क्या करेगा, फिनोप्थलीन का रंग हरा कर देता। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। हरा नहीं करता, ये गुलाबी रंग या कह सकते हैं पिंक रंग कर देता है, पिंक कलर कर देता भाई फिनोप्थलीन का। इसका मतलब क्षार से रंग बदलता है फिनोप्थलीन का, लेकिन अम्ल से नहीं बदलता है। और ये डी आपका यहाँ पर गलत दे रखा, हरा नहीं होकर के पिंक कलर होगा भाई, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये फोर्थ हमारा चल रहा है भाई। 79 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। किसके सिद्धांत के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। भाई ये किसने बताया कि जो क्षारक होता है, जो क्षारक होता है ये क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन देखी थी HCl की, ये अम्ल है भाई, और इसके साथ में हमने क्रिया कर दी NaOH, ये क्षारक है। तो ये H ग्रहण करेगा ये, और ग्रहण करके एक तो H2O अलग बन जाएगा और एक साथ में आपका NaCl बन जाएगा भाई, ठीक है। ये आपका सोल्ट बन जाएगा। मतलब क्षार प्रोटॉन, H+ को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता किसके पास होती है भाई, क्षार के पास होती है। ये बताया किसने था, ये बताना है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ब्रांस्टेड लोरी। सेकंड क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा भाई।
ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। भाई H प्लस आयन है, देने वाला आपसे पूछे भाई देने वाले की बात करें तो वो तो एसिड होगा। एसिड तो H प्लस आयन देता है और बेस क्या करता है भाई, ग्रहण करता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से गलत कौन सा है, गलत की पहचान करनी है। भाई देखिए सभी क्षारक जो होते हैं ये जल में विलय होते हैं, जितने भी क्षारक होते हैं ये जल में विलय होते हैं। तो बिल्कुल सही है भाई, क्षारक जो होंगे ये सभी जल में विलय होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कह देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है भाई। जो क्षारक होते हैं अगर वो जल में घुलनशील है तब उसको एल्केलाई या फिर क्षार कह देते हैं भाई। ठीक है, सभी क्षारक क्षार होते हैं, ये धार नहीं है, क्षार है भाई। सभी क्षारक जो होते हैं ये क्षार होते हैं, ये बिल्कुल ये गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जल में घुलनशील होते हैं, वही क्या होते हैं भाई, क्षार होते हैं। सिर्फ जो जल में घुल सकते हैं वही क्षार होते हैं। यहाँ पहले ऑप्शन में लिखा कि सभी नहीं घुल सकते, मतलब जो घुल सकते हैं वो क्षार होते हैं। और यहाँ पर लिख दिया कि सभी क्षारक जो होते हैं ये क्षार होते हैं। क्षार तो उनको कहते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, इसका मतलब सभी तो नहीं हो सकते, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं। हाँ, क्षार जो होंगे ये क्षारक कहलाएंगे भाई, जो जल में घुलनशील है वो क्षारक कहलाएंगे। ये बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 81 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक एक क्षार भी है। इनमें से कौन सा क्षारक है जो एक क्षार भी है, मतलब क्षारक है और क्षार भी है, मतलब क्या हो जाएगा भाई, जो जल में घुलनशील है। क्या है कि क्षारक है लेकिन वो जल में घुलनशील है, मतलब एल्केलाई है वो, ये हम कह सकते हैं भाई, एल्केलाई है वो। देखिए ZNO और Al2O3 एल्यूमिना CuOH का होल ट्वाइस और CaOH होल ट्वाइस, ये जल में घुलनशील नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये घुलनशील है भाई। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन एक कास्टिक सोडा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा है एक कास्टिक सोडा जिसका उपयोग साबुन बनाने में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। कास्टिक सोडे की जब बात आती है तो आप फॉर्मूला याद रख लेना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा परबल क्षार होता है भाई, परबल क्षार होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कह देते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, जिसका उपयोग साबुन बनाने में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में करते हैं। 83 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, गलत की पहचान करनी है भाई। दूध का pH जो होता है ये 6.8 होता है, बिल्कुल सही है भाई, याद रख लेना 6.8 होता है दूध का pH। मानव रक्त का, ब्लड का pH कितना होता है, 7.4 होता है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। मानव लार का pH कितना होता है, 6.2, भाई ये 6.2 भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। हल्का अम्लीय होता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, ये भी सही है। ब्लैक कॉफ़ी का pH वो 10 होता है, ये गलत हो जाएगा। ब्लैक कॉफ़ी का pH 5.0 होता है भाई, 5.0 होता है ब्लैक कॉफ़ी का pH, 10 नहीं होता, इसका मतलब डी हो जाएगा राइट आंसर, ये हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 84। क्या कहता है कि पोटास एलम की सूत्र इकाई में जल का कितना प्रतिशत अणु उपस्थित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पोटास एलम की सूत्र इकाई में जल का कितना प्रतिशत अणु उपस्थित होता है भाई। पहले तो सूत्र पता होना चाहिए, इसका सूत्र क्या हो जाएगा भाई, K2SO4, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, अब आगे जल के कितने अणु होने चाहिए भाई, 24H2O। ये फॉर्मूला आपका होता है भाई पोटास एलम का, याद रख लेना। ये आपके जल के अणु यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसका मतलब डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है, इनमें से किसमें पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं, गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी के सामान बनाने में, मतलब पटाखे वगैरह बनाने में, उर्वरक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, मांस मछली के संक्षारण में करते हैं। भाई
ये जो विस्फोटक सामग्री बनाने में हम क्या करते हैं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। तो विस्फोटक इन तीनों में आ रहा है, उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, लेकिन मछली संरक्षण में इसका उपयोग नहीं किया जाता भाई, याद रख लेना ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। उस विलयन को क्या कहते हैं जिसमें कम मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसका pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भाई कोई भी बीकर है, उसमें हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया है, इसमें हम क्या करते हैं, एसिड या बेस की मात्रा मिलाते हैं, लेकिन उसके pH के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो ये विलयन है ये क्या कहलाएगा भाई, इसको हम बफर विलयन कह देते हैं। जैसे हमारा ब्लड जो होता है ये एक प्रकार का बफर विलयन है भाई, हम एसिड भी खाते हैं, बेस भी खाते हैं, लेकिन हमारे ब्लड का pH 7.4 फिक्स रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है उसमें। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 87 का देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक सार्वत्रिक सूचक कहा जाता है। सार्वत्रिक सूचक इनमें से किसे कहते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक, लिटमस पेपर को, हल्दी को, लौंग का तेल या pH स्केल को। तो इसमें सार्वत्रिक सूचक पूछे तो pH स्केल हो जाएगा, उससे बता सकते हैं कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। आगे देखिए 88 का देखिए भाई, कुछ pH मान दे रखे हैं, निम्नलिखित में से किसका pH मान गलत है भाई, गलत की पहचान करनी है। शराब का pH इसमें दे रखा 3.0 से 3.4 के बीच में, चूना पानी है 10.5, समुद्र का पानी 7.8 दे रखा, सिरके का जी नहीं, सिरका ये होता है CH3COOH, इसका 3 होता भाई, सिरके का pH 3 होता है। सिरके का जो pH होता ना ये आपका 3 होगा, मतलब 6 नहीं होगा, इसका मतलब यही गलत और यही आंसर हो जाएगा। शराब का pH 3 से 3.4 होता है, चूना पानी का 10.5 होता है, समुद्र के पानी का 7.8 होता है। अब भाई pH हम करते जा रहे हैं तो पूछ लिया जाता है भाई pH स्केल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, लगाया नहीं, बताया था भाई। pH स्केल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, क्योंकि कई देर से हम pH कर रहे हैं। तो लेवोजियर, सोरेनसन, ब्रिजलियस, जोसेफ प्राउस्ट। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, सोरेनसन ने बताया था pH स्केल के बारे में, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक शिक्षक ने किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि जब एक बर्तन में रखे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक का टुकड़ा मिलाते हैं भाई, ये हम यहीं पे कर लेते हैं। ये बीकर है और इसमें भरा पड़ा है भाई तनु H2SO4, तनु है भाई, ये तनु H2SO4, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जिंक का टुकड़ा डालते हैं, हम क्या करते हैं इसमें जिंक के टुकड़े डाल देते हैं, जिंक, ओके। तब एक रंगहीन, यहां से क्या होती है, एक रंगहीन गैस निकलती है। गैस निकलती है जब इसके नज़दीक जलती हुई मोमबत्ती को ले जाया जाता है, तब ये गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है भाई। इसके पास में हम जब मोमबत्ती लेके जाते हैं तो वो फट फट की ध्वनि के साथ में जलती है। ये अगर वो स्टूडेंट आप हैं तो इसका उत्तर आपने क्या दिया भाई, क्या आंसर होगा भाई इसका, सीधा सा मतलब है, एक बीकर में हमने तनु H2SO4 भरा है, तो उसमें हमने जिंक के टुकड़े डालते ही उसमें से एक गैस निकलती है, उस गैस के पास में हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो फट फट की ध्वनि निकलती है और मोमबत्ती जल उठती है भाई। तो कौन सी गैस होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये बताना है भाई। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने शुरुआत में ही बताया था, जब एसिड, ठीक है, और मेटल की क्रिया करवाते हैं या मेटल और एसिड की क्रिया करवाते हैं, एक ही बात है, तो मेटल सोल्ट बनता है भाई, मेटल सोल्ट बनता है और साथ में H2 गैस है वो निकल जाती है। पहला तो यही मतलब है। अब देख लीजिए ये भाई एसिड है और यहाँ पर ये मेटल है, अब इनकी क्रिया करवा देती हैं भाई। एक तरफ जिंक है, ठीक है, इसकी क्रिया करवा दी हमने H2SO4, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बन जाएगा भाई ZnSO4, ZnSO4 बन जाएगा और साथ में क्या निकलेगा, ये H2 गैस बच गई तो H2 गैस निकलेगी, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
92 का देखिए भाई, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है, गलत की पहचान करनी है। सभी धातु ये तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जितनी भी धातु ये होती हैं भाई, कोई भी धातु ले लो, अगर वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस देगी, ये बिल्कुल सही है। सभी धातु ये क्षार से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं भाई, ये गलत हो जाएगा। कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं जो क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये सिर्फ अम्ल के लिए लागू होता है। कुछ धातु ये क्षार से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस कुछ धातु ये करती है भाई ऐसा, इसका मतलब ये सही है। 1 मोल NaOH का pH मान 14 होता है, बिल्कुल सही है भाई। 1 मोल का pH मान 14 होता है NaOH का, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब बी आपका यहाँ पर गलत है भाई, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 93 का देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक दर्द निवारक दवा है भाई, इनमें से कौन सा है दर्द निवारक दवा, कौन सी है भाई इनमें से दर्द निवारक दवा? एंटासिड, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक तो त्वचा वगैरह पर लगाने के लिए काम में लेते हैं, प्रतिरोधी से संबंधित। एंटीबायोटिक ये सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए काम में लेते हैं। एंटासिड ये क्या करते हैं, एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे हमने पीछे मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात की थी, तो ये एंटासिड के काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दर्द निवारक पूछे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एनाल्जेसिक होता है भाई, एनाल्जेसिक या एनाल्जेसिक। ठीक है, आगे देखिए 94 का देखिए भाई, 10 ml NaOH विलयन को पूरी तरह उदासीन करने के लिए 8 ml HCl मिला दिया गया, तो 20 ml NaOH विलयन को उदासीन करने के लिए कितनी मात्रा में HCl चाहिए होगा? भाई हमने क्या किया, 10 ml ये NaOH है, ठीक है। अब इसको उदासीन करने के लिए इसमें हमने 8 ml HCl डाल दिया भाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 20 ml NaOH हमने लिया है, अब इसको उदासीन करने के लिए हमें कितना डालना पड़ेगा? भाई सीधा सा एक फॉर्मूला सा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए भाई 10 ml है, इसके लिए हमने क्या किया, 8 ml HCl लिया भाई। 1 ml के लिए हम क्या करेंगे, 1 ml के लिए 8/10 कर देंगे। अब कितने में मिलाना भाई, 20 ml में मिलाना है, तो 20 ml के लिए हम क्या करेंगे, 8/10 गुणा 20। अब 10 से ये कट जाएगा भाई 2 बार, तो 8 दूनी 16, सही है क्या? हाँ जी 16 ml हो जाएगा, ये 16 ml, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आराम से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। परसेंटेज वाला कुछ थोड़ी बहुत तो मैथ आती है आपको। मैंने सीधा ये 97 का कैसे आ गया, चलो कर लेते हैं। क्षारीय लवण बना होता है, क्षारीय लवण किसका बना होगा भाई इसमें? भाई देखिए, एक तो अम्लीय लवण होता है, बता देता हूँ मैं आपको, अम्लीय लवण, ठीक है, और एक होता है क्षारीय लवण। दोनों ही क्लियर कर देता हूँ मैं, फिर इसका आंसर करते हैं। अम्लीय लवण की जब बात करते हैं तो इसमें एसिड जो होगा ना क्रिया करने वाला, वो एसिड आपका कैसा होना चाहिए भाई, स्ट्रोंग होना चाहिए, प्रबल अम्ल होना चाहिए। और इसके साथ में अभिक्रिया करने वाला जो क्षार होगा, बेस होगा, वो आपका वीक होना चाहिए भाई, वीक यानी कि दुर्बल होना चाहिए। अगर बेस वीक है, एसिड स्ट्रोंग है, तब आपका जो लवण बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर होगा, अम्लीय नेचर का होगा। अगर क्षारीय लवण बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो एसिड लेंगे ना, एसिड, वो एसिड आपका क्या होना चाहिए भाई, वीक एसिड होना चाहिए, दुर्बल अम्ल होना चाहिए। और साथ में हम स्ट्रोंग क्षार ले लेंगे, यानी कि स्ट्रोंग बेस लेना पड़ेगा, प्रबल क्षार लेना पड़ेगा। अब जब ये क्रिया करेंगे, जब सोल्ट बनेगा तो वो आपका बेसिक सोल्ट बनेगा भाई, बेसिक सोल्ट बनेगा। और पूछा यह कि क्षारीय लवण के लिए, तो देखिए कमजोर अम्ल ठीक है, कमजोर क्षार ये नहीं होगा, कमजोर अम्ल मजबूत क्षार, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कठोर जल को मृदु करने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग करते हैं? भाई कठोर जल है, उस कठोर जल को मृदु जल में बदलना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे भाई?
भाई आपने सुना होगा भाई सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। दाउन सोडा भी बोलते हैं ना इसको हम। 100 नंबर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। पीएच मान से संबंधित सही सेट को चुनना, मतलब सही सेट कौन सा है, इनमें से आपको आंसर देना। भाई छोटी आंत का पीएच 7.4 होता है, टूथपेस्ट का 8 होता है, टमाटर जूस का 4.2 होता है। तो यहाँ पर देखिए तो छोटी आंत का पीएच 7.2 भी लिखा हुआ मिलता है, 7.4 भी होता है, 7.6 भी होता है, कहीं पर 8 भी लिखा हुआ मिलता है भाई। ठीक है ना, तो ये रेंज आ जाती है भाई इसकी 7.4। ठीक है, टूथपेस्ट का 8 होता है, टमाटर जूस का 4.2 होता है, क्योंकि टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाया ओक्जेलिक अम्ल होता है, सॉरी टार्टरिक तो इमली में होता है ना, ओक्जेलिक अम्ल होता है, ओक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। इसका मतलब ये तीनों ही सही हैं। तो इस प्रकार से हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं भाई। मतलब हमने एसिड एंड बेस अम्ल और क्षार से संबंधित टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर हमें पहले बायोलॉजी करवा दीजिए, तो हम नेक्स्ट क्लास से हम बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे भाई। बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेके चलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। अभी क्या है कि रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही है, कारण यही है भाई शादियों का सीजन चल रहा है तो टाइम कम मिलता है अभी। ठीक है, आगे हम रेगुलर कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।